Hello students and welcome to this new video where we will discuss chapter number 4 of your English textbook from the diary of Anne Frank. This is one of the most important chapters in your textbook and this is a very good chapter also. This is written by Anne Frank and this diary is also written by Anne Frank. तो जो डायरी है वो Anne Frank की है और उसमें से एक पार्ट हम आज देखने वाले हैं. तो ये है बेटा Anne Frank. This is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. एने फ्रैंक जब बोला था, कब बोला था? 10 अक्टूबर 1942. तो एने फ्रैंक देखो कैसी लगती है, छोटी सी बच्ची है, उसने डायरी लिखी थी और उसमें बहुत ही चीजें हमको देखने को मिलेगी. आप मैं ना डायरी अगर हो सकता है तो मैं आपको पॉकेट स्टडी में शेयर करूंगा. पूरी डायरी है मेरे पास एने फ्रैंक की, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है उसके अंदर. एने फ्रैंक जो लिखती है, इट इज सो मच सिंपल, सो मच अंडरस्टैंडेबल. तुरंत ही आपको पता चल जाएगा क्या लिखना चाहती है वो, और इतना डीप मीनिंग होता है बेटा उसका. बहुत ही बढ़िया चीज लिखती है. तो ये जो फोटो है वो इट इज ऑफ एने फ्रैंक. और एने फ्रैंक ने बोला है कि भाई मैं विश करती हूँ कि भाई मैं ऐसे ही दिखूं ऑल द टाइम, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं दिखूंगी तो मुझे चांस मिलेगा हॉलीवुड जाने का. ठीक है. एने फ्रैंक भाई उनका पूरा नाम है एनेलीज मैरी एन फ्रैंक. ठीक है, एनेलीज मैरी फ्रैंक, उसको हम एने भी बोलते हैं, जिनका बॉर्न हुआ था 12 जून 1929. और वो जब डेथ हुआ उनका वो था फरवरी मार्च 1945. एग्जैक्टली डेट हमको मालूम नहीं है. तो 12 जून 1929 को उनका बर्थ हुआ था और फरवरी मार्च 1945 में उनका डेथ हो गया था. एने फ्रैंक वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. जर्मनी में जीव थी वो, जूइश गर्ल. जीव मतलब एक ऐसी हम बोलते हैं एक ऐसा रिलीजन था, एक ऐसी कास्ट थी जो थोड़ी इंफीरियर मानी जाती है, थोड़ी नीचे मानी जाती है. ठीक है. तो जर्मनी में वो बॉर्न हुई थी, ज्यूइश थी वो. और who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो बेटा ये जो डायरी लिखी गई है वो डायरी उन्होंने वो टाइम पे लिखी थी जब उनकी फैमिली हाइडिंग में थी. हाइडिंग मतलब छुपे हुए थे वो लोग. ठीक है. वो लोग छुपे हुए थे, हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स, चार फ्रेंड्स उनके साथ थे. कहाँ पे बेटा? एम्स्टरडेम में. एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स में है. और नेदरलैंड्स में जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ था. जर्मन ऑक्यूपेशन मतलब जर्मनी ने अटैक कर दिया था नेदरलैंड्स में वर्ल्ड वॉर 2 पे. तो वो टाइम पे एने फ्रैंक नेदरलैंड्स में थी, एम्स्टरडेम में थी, और ये डायरी वहां पे लिखी थी. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. उनकी जो फैमिली थी वो नेदरलैंड्स आ गई थी बिकॉज नाजीज जो थे वो पावर में आ गए थे जर्मनी में. बट वेर ट्रैप्ड but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. तो नाजी जर्मनी में आ गए थे तो वो लोग भाग के एम्स्टरडेम चले गए थे. लेकिन जब जर्मन्स ने, नाजी लोगों ने नेदरलैंड्स पे अटैक किया, नेदरलैंड्स को कैप्चर कर लिया, तो वो लोग फंस गए थे वहां पे. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज. बेटा वो टाइम पे हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था कि भाई वो टाइम पे जर्मनी को फ्री कराने के लिए, जर्मनी को, जर्मन रेस को प्योर करवाने के लिए हिटलर जो था वो ज्यूइश लोगों को मार डालता था. तो एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज. परसिक्यूशन मतलब वो उठा के, कई लोगों को उठा के लेके जाते थे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, कई लोगों को मार डालते थे. तो ये सब चीजें ज्यूइश पॉपुलेशन पे जब होने लगी, ये सब प्रेशर आने लगा कि वो लोग मर जाएंगे ऐसा. तो एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. तो जुलाई 1942 में फैमिली छुपने के लिए चली गई थी. कहाँ पे? इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. तो उनके फादर की जो ऑफिस थी, जिस बिल्डिंग में उनकी ऑफिस थी, वहां पे एक हिडन रूम्स थे, छुपे हुए रूम्स थे, किसी को पता ना चले ऐसे, वहां पे छुपने के लिए चले गए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेर एने डाइड ऑफ टाइफस. तो जब वो ग्रुप वहां पे था और ग्रुप
को विश्वासघात हुआ, किसी ने धोखा दिया और बता दिया कि भाई ये लोग वहां पे छुपे हुए थे, तो वो लोग पकड़े गए और वो लोग जर्मन नाजी लोग उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में लेके गए, वहां पे ट्रांसपोर्ट किया, जहां पे एन टाइफस से एक्सपायर्ड हो गई। तो एन जो थी वो टाइफस से एक्सपायर्ड हो गए, उनकी डेथ टाइफस की वजह से हुई। बेटा टाइफस इज अ टाइप ऑफ इंफेक्शन विच इज ट्रांसमिटेड वाया फ्लीज। फ्लीज मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्ली उनको बोलते हैं, जिससे टाइफस फैलता है, वो एक टाइप का बैक्टीरिया है। Okay. Anna died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. तो वहां पे बर्जन बल्सन के अंदर वो जो कंसंट्रेशन कैंप का नाम था बर्जन बल्सन, उसमें वो टाइफस की वजह से उनकी डेथ हो गई। और विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उनके पहले मार्गोट फ्रैंक एक्सपायर्ड हो चुकी थी। मार्गोट फ्रैंक उनकी जो सिस्टर थी वो उनका डेथ हो गया था। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. तो जी वॉर सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उनके जो पापा थे ऑटो, ऑटो ही अकेले बच गए थे, वो टेरर कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में वो बच गए थे। वो वापस गए एम्स्टरडेम और उनको मिला एने फ्रैंक का डायरी। एने फ्रैंक की डायरी उनको मिली। टू फाइंड दैट अ डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उनकी डायरी बच गई थी। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो उनको बहुत ही पसंद आई और उनको ऐसा लगा कि भाई एक यूनिक रिकॉर्ड है, यूनिक टाइम है ये जो इसके अंदर मेंशन किया गया है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने एक्शन लिया और ये डायरी को पब्लिश किया इंग्लिश में, जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। भाई ये डायरी जो थी ना बेटा, वो एक्चुअली जब एने फ्रैंक 13 साल की थी, द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो एने फ्रैंक की जो डायरी थी वो उनको 13th बर्थडे पे मिली थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स, क्रॉनिकल्स मतलब उसके अंदर लिखा गया है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, टाइम बाय टाइम, है ना, डे बाय डे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इवेंट्स लिखी गई है जो उनकी लाइफ के अंदर हुई है, फ्रॉम 12th जून 1942 टू 1st अगस्त 1944। तो बेटा जो लास्ट एंट्री थी वो जो लास्ट एंट्री थी वो 1st अगस्त 1944 की थी। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। तो भाई वो एक्चुअली लिखी गई थी डच भाषा में, डच भाषा में लिखी गई थी, तो उसमें से ट्रांसलेट की गई बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट वाइडली वाइडली रेड बुक्स। तो ऐसी बुक्स बनी जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाली होती है, जैसे ज्यादा पढ़ाई गई हो, मतलब पढ़ी गई हो। बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, तो बहुत लोगों ने ये बुक्स पढ़ी थी, ये बुक जो थी एने फ्रैंक की वो। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। तो बेटा बहुत ही ऐसा बहुत सारे फिल्म्स बने हैं ये डायरी के ऊपर से, टेलीविजन सीरियल्स बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन मतलब थिएटर के अंदर ड्रामास बने हैं, फिर ओपेरा भी हुआ है, वो गाना गाते हैं ना जोर जोर से, तो ओपेरा भी हुआ है डायरी के बेस के ऊपर। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो भाई डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ऐसे दिमाग जो एकदम मैच्योर है ना, जो दूर दूर तक सोच सकता है, जो एकदम डीप थिंकिंग कर सकता है, ऐसा काम माना गया है इसकी डायरी जो लिखी गई है वो। ये डायरी हमको इंटीमेट इंटीमेट मतलब घुस अंदर डिटेल में एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, हर रोज एक लाइफ कैसे बीतती थी एक लड़की की अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, क्योंकि नाजी के अंडर, है ना, नाजी लोग जो थे उसके अंडर उनकी लाइफ कैसे बीतती थी वो हमको यहाँ पे दिखाया गया है। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। तो एने फ्रैंक जो थी वो सबसे बड़ी और सबसे बातचीत में बात करने वाली, जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत हो रही हो, ऐसी पर्सन बन गई थी ऑफ द हॉलोकास्ट
विक्टिम्स। तो बेटा हॉलोकास्ट मतलब लोगों को मार दिया गया था ना, एकदम बहुत ही सारे अमाउंट में, बहुत ही सारे नंबर में लोगों को मार दिया गया था, नाजी लोगों ने, जर्मन्स लोगों ने मार दिया गया था ज्यूइश लोगों को। तो इसको हम बोलते हैं हॉलोकास्ट। तो बेटा ये है हॉलोकास्ट की डेफिनेशन। द हॉलोकास्ट वाज द सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन एंड मर्डर ऑफ 6 मिलियन ज्यूज बाय द नाजी रेजिम। तो इसको हम बोलते हैं बेटा हॉलोकास्ट। तो हॉलोकास्ट मतलब एकदम प्रॉपर प्लान्ड मर्डर था 6 मिलियन ज्यूज लोगों का, तो उसको हम हॉलोकास्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, हॉलोकास्ट का डेफिनेशन मैं स्क्रीन पे रखता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए पॉज करके। ओके, चलो लेट अस कम टू द चैप्टर डायरेक्टली। लेट मी जूम इट आउट फॉर यू, थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। ठीक है चलो, ओके थोड़ा और, 215। चलो ओके। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो भी एन एफ फ्रैंक क्या बोल रही है, देखो बेटा, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे लिए डायरी लिखना, ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, कुछ नया एक्सपीरियंस है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है ऐसा नहीं है, बट also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl। मतलब एने फ्रेंड क्या बोल रही है कि भाई ना ही मुझे, मैंने पहले लिखा है ऐसा नहीं है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, खाली मैंने पहले कुछ लिखा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मैं लिखने वाली हूँ, दैट लेटर ऑन, बाद में थोड़े टाइम के बाद, नाइदर आई, ना ही मैं, ना ही और कोई लोग, नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। बेटा म्यूजिंग्स का मतलब होता है उनकी लाइफ के बारे में चर्चा की जाती है, उसकी हम बात करते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। नॉर आई, ओके, म्यूजिंग्स ऑफ द 13-year-old, तो मेरा म्यूजिंग्स का मतलब हो गया राइटिंग्स, ठीक है, म्यूजिंग्स का मतलब अनइम्पॉर्टेंट राइटिंग्स। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, अच्छा ठीक है, कोई मुझे फर्क पड़ता नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे लिखने की इच्छा हुई है तो मैं लिखूंगी, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और उससे भी ज्यादा मुझे जरूरत है कि जो चीजें मैंने याद रखी है, जो चीजें मेरे दिमाग में फिट है, जो मेरे कंधों पे, जो मेरी छाती पे बोझ है, वो मैं उतार दूं, मैं सब लिख दूं, जिससे मुझे एकदम फ्रीडम हो जाए। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है, धीरज होती है, पेपर लोगों से ज्यादा चीजें एक्सेप्ट कर सकता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। तो मैंने ये चीज सोची जब एक दिन ऐसा हुआ कि भाई मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे कि थोड़ा डिप्रेस्ड फीलिंग आ रहा था। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। और मैं घर पे बैठी हुई थी विथ माय, मैं एट माय होम विथ चिन इन माय हैंड्स, मैं एकदम उदास बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब क्या हो गया बेटा, विथ नो एनर्जी एंड इंटरेस्ट, तो कोई भी एनर्जी नहीं थी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ मजा नहीं आ रहा था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि भाई मैं बाहर रहूं, मतलब बाहर जाऊं या घर पे रहूं, तो स्टे इन और गो आउट, वंडरिंग सोच रही थी मैं। आई फाइनली स्टेड वेर आई वॉज ब्रूडिंग, तो मैं फाइनली जहां थी वहीं रही, ब्रूडिंग, ऐसे ही पड़ी रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि मैं प्लान नहीं करूं, मैं किसी को बताने
नहीं वाली हूँ कि भाई ये स्टिफ बैक कड़क पूठा वाली नोटबुक थी, है ना, डायरी का आउटर कवर हार्ड था, तो ये किसी को मैं पढ़ने नहीं देने वाले हूँ, जिसको मैं डायरी बोल रही हूँ, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. मैं किसी को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ, अगर कोई रियल फ्रेंड मिला तो शायद उसको मैं दूंगी, तो फिर भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो भाई आई एम बैक टू द पॉइंट, तो वो पॉइंट अब मुझे याद आया जो आपको मुझे बताना चाहिए कि भाई मैं डायरी क्यों रख रही हूँ इन द फर्स्ट प्लेस. इन द फर्स्ट प्लेस मतलब मैं पहले ही पॉइंट में आपको बताया डायरी क्यों रही है. सबसे पहला मोटिव क्या है मेरा डायरी रखने का, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. देखो मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल के पास एक भी फ्रेंड नहीं है, वो एकदम अकेली है. एंड आई एम नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ही मुझे प्यारे हैं. एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरी 16 साल की एक सिस्टर भी है. एंड देर आर अबाउट 30 पीपल दैट आई कैन कॉल फ्रेंड्स. तो ऐसे 30 पीपल भी है, 30 बच्चे भी हैं जिसको मैं फ्रेंड्स बोल सकूं. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरे 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 एक फैमिली भी है, बहुत ही प्यारे प्यारे काका काकी है, मासा मासी है. एंड अ गुड होम, अच्छा सा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. सरफेस पे, ऊपर ऊपर से तो मुझे सब मेरे पास है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन क्या कमी है, एक ट्रू फ्रेंड की, एक सही सच्चे दोस्त की कमी है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. जब मैं मेरे बोले गए फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी अच्छी जगह पे अच्छा समय बिताना चाहिए. मुझे अच्छा समय नहीं लगता है जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ. आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग. अभी वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं अ, किसी भी ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के बारे में बातचीत नहीं कर सकती हूँ. मतलब मैं कर तो सकती हूँ, मतलब ऑर्डिनरी चीजों के बारे में ही खाली बातचीत कर सकते हो. हर रोज जो होता है उसके बारे में बातचीत कर सकती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम. तो हम जो फ्रेंड्स है, मेरे मेरे जो फ्रेंड्स है, उससे मैं थोड़ा क्लोजनेस नहीं बना सकती हूँ. क्लोजनेस नहीं बना सकती हूँ, मैं नजदीक नहीं रह सकती हूँ, या उनसे ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकती हूँ. एंड दैट द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. बेटा कन्फाइड मतलब हम पर्सनल चीजें किसी को बोलते हैं, या ऐसी ऐसे लोगों को बोलते हैं जिसको हम विश्वास करते हैं, ऐसी चीजें हम बोलते हैं. तो शायद ये मेरी गलती है कि भाई मैं हम एक दूसरे को हमारी पर्सनल चीजें नहीं बता सकते. कोई भी केस हो, ये जैसा है वैसा है. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. तो अनफॉर्चुनेटली मतलब नसीब से ये बदलने वाला, ये हम मैं बदलने वाली नहीं हूँ, और कोई भी बदल नहीं सकता है. दिस इज वाई आई स्टार्टेड टू डायरी, आई स्टार्टेड द डायरी. तो इसीलिए मैंने डायरी को शुरू किया है. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल डू. भाई ये मेरा जो फ्रेंड है, डायरी को फ्रेंड बोल रही है, यानी फ्रेंड जो है वो डायरी को फ्रेंड बोल रही है. तो इमेजिनेशन में मेरी जो इमेज है कि भाई ये ऐसा मेरा फ्रेंड होगा, है ना, ऐसा मेरा फ्रेंड होगा. तो ऐसी जो इमेज है वो बढ़ाने के लिए मैं ये डायरी के अंदर फैक्ट्स नहीं लिखने वाली हूँ. ठीक है, मैं पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं लिखने वाली हूँ रोज के. मैं बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई डायरी जो है वो मेरी फ्रेंड रहे. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं डायरी को बोलूंगी किटी. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? आंसर है, फर्स्ट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड सेकेंडली शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। लिख लीजिए फटाफट। फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, मतलब ऐसे कभी भी डायरी डायरी नहीं लिखी थी उन्होंने। एंड सेकेंडली शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड, मतलब ये डायरी कोई पढ़ने वाला नहीं है, और वुड बी इंटरेस्टेड इन अ डायरी, कोई भी इंटरेस्ट लेगा नहीं उनकी डायरी में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनए को डायरी क्यों रखनी है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, एनए वांट्स टू कीप अ डायरी एज शी डिडंट हैव फ्रेंड्स। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड एनए थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? आंसर लिखिए। शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड बट शी डिडंट हैव वन। द फ्रेंड्स शी हैड वेर टू हैव मोर फन एंड वेर नॉट टू कन्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? उसको कन्फाइड करने के लिए, उसको अपनी पर्सनल बातें बताने के लिए एक क्लोज फ्रेंड की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। जो भी फ्रेंड्स उनके पास थे, द फ्रेंड्स शी हैड वेर टू हैव मोर फन, खाली मस्ती करने के लिए वो फ्रेंड्स थे, बट वेर नॉट टू कन्फाइड, लेकिन वो पर्सन बात नहीं कर पाती थी। शी ऑल्सो बिलीव दैट अ पेपर शी ऑल्सो बिलीव दैट अ पेपर वुड हैव, बेटा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुड। ठीक है, आप टू मिटा दीजिए, यहाँ पे वुड लिख दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, वुड, WULD, वुड। She also believes that a paper would have more patience than people, so she decided to write and confide in a diary. बेटा if you are not writing, तो आप है ना एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ओके, चलिए, लेट अस मूव फर्दर। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आगे एने फ्रैंक की स्टोरी क्या थी उसकी हम बात करेंगे। बेटा ये आंसर्स मैं अभी मिटा रहा हूँ, आपको ये आंसर्स अपने बुक में लिखने हैं, और एने फ्रैंक का जितना भी चैप्टर हमने अभी किया है वो एक बार फिर से एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है, आपको तुरंत ही याद रह जाएगा 100%। और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको एक बार देख लेने हैं। चलिए, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। और मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ स्क्रीन, और अभी हम आपसे विदा लेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ एने फ्रैंक।